हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के विषय में अध्ययन करेंगे। आप वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखना, ताकि आपको इस टेंस से संबंधित हर एक जानकारी सटीक रूप से मिल पाए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वर्तमान पूर्ण काल। अब इसकी पहचान क्या है? इस टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, इसकी पहचान ये है, इस टेंस के जो हिंदी वाक्य हैं उनकी मुख्य क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हो आ है। जैसे मैंने देखा है, आ की मात्रा आगे बाद में तो आ ही बोला जाएगा। उसने सुना है, ठीक है, तो आ है गए या आ की मात्रा और है आ गया, ठीक है, तो ये काम पूरा हो चुका है। ए है, जैसे वे गए हैं, ठीक है, उन्होंने देखे हैं, उन्होंने ऐसा, उन्होंने पढ़ा है या उन्होंने गाए हैं, उन्होंने गीत गाए हैं, ये भी कहेंगे। तो ए है यानी ए की मात्रा आ रही है और है आया हुआ। ई है, ई यानी वह घर गई है, उसने किताब पढ़ी है। तो इस टाइप से यानी ई है या बड़ी की मात्रा भी आई हुई। इसके बाद है या है, जैसे वह घर गया है, उसे उसने खिलाया है, वे घर गए हैं या ये है, ये शब्द आए। इसी के साथ साथ में दूसरे वर्ड है लिया है, जैसे उसने खाना खा लिया है, उसने तुम्हें देख लिया है। दिया है, उसने उसे धन दिया है, उसने उसे किताब दी है या दी है आदि। ये शब्द समूह अगर आ जाए वाक्य की मुख्य क्रिया के अंत में तो आप समझ लीजिए कि जो टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जो वाक्य देवा सेंटेंस वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, ठीक है। और इसके साथ साथ ही इसकी विशिष्ट पहचान क्या रखनी है आपको? इस टेंस से किसी भी कार्य या घटना के पूर्ण होने का पता चलता है। एक पहचान तो इसकी है ये कि इससे किसी भी कार्य या घटना के पूर्ण होने का पता चलता है, पूर्ण होने की स्थिति में वो है या नहीं है, ठीक है, वो वाक्य की स्ट्रक्चर के अनुसार। इसी के साथ साथ दूसरी पहचान में इसमें क्या ध्यान रखना है कि इससे इस टेंस, ये है यहाँ पे टेंस, इस टेंस से पता चलता है, यहाँ ये क्या है पे छोटी की मात्रा है कि कार्य जो है पास्ट में शुरू हुआ था और पास्ट में ही खत्म हो गया है। जैसे मैंने उसे देखा है, मैं उससे मिला हूँ। कहने का अर्थ है, अगर आपसे कोई ये पूछे भाई क्या आपने मोहन को देखा है, तो आप क्या कहेंगे? आपने मान लिया आपने देखा है तो आप हाँ मैंने मोहन को देखा है, मैं उससे मिला हूँ या मैं मोहन से मिल चुका हूँ। यानी अब से बीते कुछ समय पहले ही आप मोहन से मिले थे और मिलने का जो कार्य है वो पास्ट में ही पूर्ण हो गया, लेकिन उसका जो प्रभाव है बोलते समय अभी भी पूरा है। तो ऐसे जो वाक्य होता है वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। जैसे ये दिया है उसने खाना खा लिया है, यानी जस्ट या तो कुछ समय पहले उसने खा लिया है या अभी आपके सामने कोई भी व्यक्ति हो जिसकी आप बात कर रहे हैं तो या उसने आपके सामने अभी अभी खाना खाया है, खाना खाने का काम पूरा किया है, ठीक है। तो ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। वह घर गया है, यहाँ ये गया है, गया है, वह घर गया है, घर जाने का काम पूरा हो चुका है लेकिन उसका प्रभाव अभी भी है। वह मर गया है, मरने का काम पूरा हो चुका है। मोहन ने गाली दी है या वे घर आए हैं। इस टाइप के जो वाक्य होते हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होते हैं। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश ट्रांसलेशन रूल। अंग्रेजी में वाक्यों का अनुवाद का नियम क्या है? अगर हिंदी वाक्य हैं उन्हें अंग्रेजी में अनुवाद करना है तो कैसे करेंगे? तो आपको कौन से नियम ध्यान रखने हैं, क्या आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है? नंबर 1 रूल क्या है? यदि सब्जेक्ट जो है हिंदी में मैं, अंग्रेजी में कहेंगे आई, हिंदी में तुम या आप, इंग्लिश में कहेंगे यहाँ पे यू, हिंदी में हम या हमने, इनकी इंग्लिश हो जाएगी वी, हिंदी में उन्हें या वे, इनकी अंग्रेजी हो जाएगी ये या इंग्लिश कह दीजिए दे, या कोई भी अदर प्लूरल सब्जेक्ट्स हो, अदर प्लूरल सब्जेक्ट्स हो, या तो प्लूरल नाउन हो
अकेले प्लूरल नाउन हो ये, ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में, या फिर जो है वे सब्जेक्ट कैसे हों, या तो माई या योर या आर या हिज या हर या देयर, इनके साथ में कोई भी प्लूरल नाउन हो, जैसे माई फ्रेंड्स, माई ब्रदर्स, माई सिस्टर्स, योर फ्रेंड्स, योर ब्रदर, योर सिस्टर्स, और फ्रेंड्स और ब्रदर्स, और एनिमीज, हिज फ्रेंड्स, हिज सिस्टर्स, हिज ब्रदर्स, अगर इस टाइप से सब्जेक्ट हो, या फिर जो है प्लूरल नाउन सब्जेक्ट रूप में, जैसे द काउज, द डॉग्स, द एलिफेंट्स, तो इस टाइप से अगर ये सब्जेक्ट है तो आपको ध्यान रखना है इनके साथ में सहायक क्रिया हैव का प्रयोग करेंगे, कहीं का सहायक क्रिया हैव का, और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चाहे सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का हो या सेकंड पर्सन का हो या चाहे वो थर्ड पर्सन का हो, इनके साथ में हमेशा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बात समझ होगी। दूसरा जो रूल है आपको क्या ध्यान रखना है अंग्रेजी अनुवाद करते समय, यदि सब्जेक्ट जो है वह या उसने, अगर पुरुष का बोध कर रहे हैं तो इंग्लिश में ही लिखेंगे, वह या उसने, अगर स्त्री का बोध हो रहा है तो सी लिखेंगे इसकी अंग्रेजी के लिए, इट जानवरों के लिए या निर्जीव वस्तु के लिए, या फिर जो है इसमें कोई भी दूसरा सिंगुलर सब्जेक्ट हो, जैसे डॉग, एलिफेंट, काऊ, राम, श्याम, मोहन, मीना, काजल आदि, ये कोई भी एक नाम हो उस टाइप से, ठीक है। या फिर जो है माई, योर, हिज, हर, देयर, इनके साथ में कोई भी सिंगुलर नाउन हो, जैसे माई फ्रेंड, माई ब्रदर, माई फादर, योर फ्रेंड, योर ब्रदर, योर फादर, अगर इस टाइप से ये सब्जेक्ट के रूप में काम करे तो आपको ध्यान रखना है इनके साथ में सहायक क्रिया हैज का प्रयोग करके मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो रूल है इसमें आपको जो ध्यान रखना है वो क्या है, इस टेंस में कभी भी लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट नाइट, लास्ट डे, यस्टरडे, ठीक है, ये द अदर डे, एगो, अगर आदि बहुत इस टाइप से ये टाइम प्रकट करने वाले शब्द आ जाए तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं होगा, बल्कि ये जो है पास्ट इनडेफिनिट टेंस होगा, आपको ध्यान रखना है। यानी अगर ये वर्ड आ जाए तो इनका प्रयोग जो है आप पास्ट इनडेफिनिट टेंस में करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, एक बात। दूसरी बात ये कि इन वर्ड का जो प्रयोग है कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं होता है, आपको ध्यान रखना। जैसे मैं पिछले हफ्ते उससे मिला तो क्या कहेंगे, आई, फिर आई के साथ में मैट, फिर हिम, फिर लास्ट वीक, ठीक है, ये कहेंगे। अगर आप ये कहें मैं पिछले हफ्ते उससे मिला हूं, आई, अगर आप ये लिखेंगे आई हैव मैट हिम लास्ट वीक तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको हैव का प्रयोग नहीं करना, ये पास्ट इनडेफिनिट टेंस से बनाना है फिर अगर ये वर्ड आए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या है आपको, नेक्स्ट चौथा जो रूल है ये आपको ध्यान रखना है कि इस टेंस में जो एडवर्ब्स है, क्रिया विशेषण है या क्रिया विशेषण जो फ्रेज वाक्यांश है, जैसे ऑफन, प्राय, इसका अर्थ है प्राय, ऑलवेज हमेशा, ऑलरेडी पहले ही, जस्ट अभी अभी, एवर पहले, नेवर कभी नहीं, सेवरल टाइम्स कई बार, यट फिर भी, ओकेशनली, ओकेशनली का अर्थ हो गया कभी कभी। फिर है लेटली, लेटली का अर्थ होता है हाल ही में या हाल में। सोफार, सोफार का अर्थ होता है अब तक या जहां तक, दोनों अर्थ है, अब तक और जहां तक। रिसेंटली, रिसेंटली का अर्थ है हाल में या हाल ही में। सिंस, सिंस का अर्थ है से, निश्चित समय के लिए। फोर, फोर का अर्थ भी से, निश्चित समय के लिए। अप टू नाउ, अप टू नाउ का अर्थ होता है अभी तक, अप टू नाउ का अर्थ क्या होता है अभी तक। फिर अप टू द प्रेजेंट, इसका अर्थ है इस समय तक या वर्तमान समय तक, टू द प्रेजेंट का अर्थ इस समय तक या वर्तमान समय तक। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू वीक्स, पिछले या अंतिम कुछ सप्ताहों के दौरान। ड्यूरिंग द लास्ट ईयर,
लास्ट फ्यू ईयर, क्या लिखना, फ्यू छूट गया यहाँ पे, FEW, फ्यू, यस, अंतिम कुछ वर्षों के दौरान। अगर ये शब्द है हिंदी वाक्य में तो आपको ध्यान रखना है, हिंदी में मैंने इनकी जो बातें हैं मैंने हिंदी में भी बताया, जैसे ऑफन का प्राया है, ऑलवेज का हमेशा है, ऑलरेडी पहले ही, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, अगर ये आ जाए तो आपको हमेशा जो है वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही बनाना है, एक बात। दूसरी बात, जितने भी ये एडवर्ब है, ये सभी और एडवर्ब फ्रेज, इनका प्रयोग हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, ठीक। ये अच्छी तरह से आपको नोट कर लेना, कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं ये, और आपके सिंटैक्स जो पोर्शन होता है उनमें भी आते हैं। अब आइए बात करते हैं ESR का। ESR का मतलब है यहाँ पे इंग्लिश स्ट्रक्चर रूल, अंग्रेजी संरचना जो नियम है वो क्या है। अगर वाक्य पॉजिटिव है, यदि वाक्य है पॉजिटिव यानी स्वीकारात्मक वाक्य, पॉजिटिव सेंटेंस स्वीकारात्मक वाक्य, तो उन स्वीकारात्मक वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करने का नियम क्या है। मैंने यहाँ 3 नियम लिखे थे, एक तो ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। पहले नियम में क्या लिखा है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार ही प्लस हैज या हैव आएगा, प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाद में कुछ नहीं। फिर मैंने लिखा है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद में कुछ नहीं। फिर मैंने लिखा है सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के बाद में हैज या हैव आएगा, मैन वर्ब की, ये हेल्पिंग वर्ब है, और प्लस में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने ये 3 रूल्स लिखे हैं। क्यों लिखे हैं, क्योंकि इन तीनों ही रूल्स पर आधारित वाक्य होते हैं, इससे भी अलग भी होते हैं, इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हुए ये भी बताएंगे। जैसे यहाँ एक कहा मैंने देखा है, पहला जो रूल है, पहला जो रूल इसके अनुसार बना, मैंने देखा है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, केवल सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है और मैन वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने की अंग्रेजी आई होगी, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव आएगा, फिर देखने की थर्ड फॉर्म सीन हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्म सी, सेकंड फॉर्म सा और थर्ड फॉर्म सीन, आई हैव सीन, मैंने देखा है। ये बात समझ आ गई। तो ये इस रूल के अनुसार बना, ठीक है। अब ये कहा उसने चोरी की है, उसने चोरी की है, ही हैज स्टोलन, उसने चुराई है, ये भी कह सकते हैं, उसने चोरी की है, आप ये भी कह सकते हैं। तो ये इसमें कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो इसलिए ये पहले रूल्स के अनुसार ट्रांसलेट किया, ही हैज स्टोलन, उसने चोरी की है। जहां ऑब्जेक्ट नहीं हो तो ये पहला रूल फॉलो होता है। अगर इसमें ये कहे वे खाना खा चुके हैं, अब यहां इसमें ऑब्जेक्ट है, वे क्या खा चुके हैं, आंसर मिला खाना, तो यहां दूसरा रूल अब फॉलो होगा, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। वो कैसे आएगा, ये देखिए, वे खाना खा चुके हैं, अब खाना खा चुके हैं, वे की अंग्रेजी सबसे पहले क्या आएगी, दे। अगर सम्मानजनक भाव में आपके सामने कोई व्यक्ति हैं और आप उनके सम्मान की बात करें, 2 व्यक्ति बीच में, तब उनके लिए आप वे की अंग्रेजी के लिए ही कहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर सम्मुख नहीं है, आपको पता नहीं है, तो वे के लिए सिंपल जो बात है दे का प्रयोग करेंगे, ठीक है, दे। फिर यहाँ आगे कहेंगे खा चुके हैं, खा चुके हैं, दे के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव आएगी, फिर खाने की तरफ ईट का अर्थ होता है खाना, और थर्ड फॉर्म में ईटन, फिर क्या, फूड, दे हैव ईटन फूड, वे खाना खा चुके हैं। इस टाइप से इसका अंग्रेजी में अनुवाद हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, आपके भाइयों ने उन्हें ठगा है, आपके भाइयों ने, अब यहाँ आपके की तो अंग्रेजी क्या होगी, योर, फिर भाई बहुवचन है तो क्या आ गया, ब्रदर्स। मैंने कहा था ना इनके साथ में योर के बाद साथ में प्लूरल आ रहा है, ठीक है, तब क्या आएगा, हैव आएगा। फिर ठगने की चीटिड, चीट का आता है ठगना, धोखा देना, पर क्या हो जाएगी, थर्ड फॉर्म चीटिड, फिर दैम, उन्हें की अंग्रेजी हो जाएगी दैम। तो ये इसका अंग्रेजी में अनुवाद हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट वाक्य की, मैं उसे पहले ही मिल चुका हूं, मैं उसे पहले ही मिल चुका हूं। अब यहाँ देखिए, ये जो एडवर्ब होते हैं ये हमेशा आपको क्या होता है, मैन वर्ब से पहले लिखने होते हैं। किससे, मैन वर्ब से। सबसे पहले मैं की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, आई, फिर आई के साथ आएगा हैव, फिर पहले ही की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, ऑलरेडी, फिर मिलने की थर्ड फॉर्म मैट, उसे की अंग्रेजी हो जाएगी हिम, अगर लड़की है तो हर कहेंगे, ठीक है। आई हैव ऑलरेडी मैट हिम, मैं उसे पहले ही मिल चुका हूँ। नेक्स्ट है, वह हाल ही में यहाँ आया है, वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, ही, फिर आगे हैज कम हियर रिसेंटली, आगे कर देंगे। आप रिसेंटली को कम से पहले भी आप लिख सकते हैं।
अब नेगेटिव सेंटेंसेस यानी नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य कैसे बनाएंगे, इनके भी वही सेम थोड़ा डिफरेंस है। नहीं, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये रूल फॉलो होगा, अगर ऑब्जेक्ट है तो ये रूल फॉलो होगा, अगर ऑब्जेक्ट के साथ में कॉम्प्लीमेंट भी है तो उसमें ये तीसरे नंबर का जो रूल है ये फॉलो किया जाएगा। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार हैज़ या हैव आएगा, इसके बाद में नॉट आएंगे और फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाद में फुल स्टॉप। कब, जब ऑब्जेक्ट नहीं हो। अगर ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट के बाद में कोई कॉम्प्लीमेंट न दिया हो यानी पूरक शेष और ना दिया हुआ हो। फिर अगर सब्जेक्ट के बाद में और दिया हो, जैसे उसने बाजार से घड़ी खरीदी है तो बाजार से आ गया ना, कॉम्प्लीमेंट में आ गया ना अलग से, तो क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव आ जाएगा, फिर नॉट मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट और बाद में फुल स्टॉप। अब आइए वाक्य देख लेते हैं। जैसे उन्होंने नहीं बोला है, उन्होंने नहीं बोला है, उन्होंने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, दे के साथ आएगा हैव नॉट, हैवंट भी हम लिख सकते हैं संक्षिप्त रूप में। फिर स्पीक का अर्थ है बोलना, थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्पोकन, दे हैवंट स्पोकन या दे हैव नॉट स्पोकन, उन्होंने नहीं बोला है। इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं इसलिए पहले रूल फॉलो हो गया। अब बात कर लेते हैं दूसरी की। यहाँ कहा है शीला ने किताब नहीं दी है, शीला ने किताब नहीं दी है। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, शीला ने, तो शीला की अंग्रेजी आएगी, शीला एक वचन में है, इसमें क्या आएगा, हैज आएगा, फिर नॉट नहीं आएगी, फिर दी है, देने की थर्ड फॉर्म गिवन अ बुक। ठीक है, कि शीला ने किताब नहीं दी है। नेक्स्ट है उन विद्यार्थियों ने कार नहीं चुराई है, उन विद्यार्थियों ने, उन विद्यार्थियों ने। अब उन, अगर उन और विद्यार्थी कहते प्लूरल है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना, उन, तो दोज, उनकी अंग्रेजी दूर के लिए बहुवचन है, दूर के लिए है तो दोज का प्रयोग करेंगे, THOSE दोज। फिर जो नाउन होगी इनके साथ वो भी प्लूरल होगी, स्टूडेंट्स हो गया जैसे, ठीक है, दोज स्टूडेंट्स। अगर होता है इन विद्यार्थियों ने तो इनकी अंग्रेजी के लिए हो जाता है यहाँ पे दीज, THESE दीज, फिर हो जाता स्टूडेंट्स। ठीक है भाई, THESE दीज, ठीक है, या दोज स्टूडेंट्स। हैव क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है, हैव, फिर नॉट स्टोलन अ कार, दोज स्टूडेंट्स हैव नॉट स्टोलन अ कार, उन विद्यार्थियों ने कार नहीं चुराई है। नेक्स्ट रूल है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के, एक तो टैग टाइप का, टैग टाइप जिनका इन्हें यस और नो टाइप भी कहते हैं, जिनका आंसर हाँ या ना में दिया जाता है। ऐसे जो वाक्य होते हैं हिंदी में प्रश्नवाचक शब्द क्या से शुरू होते हैं, जैसे क्या तुमने उसे देखा है, अगर आपने देखा है तो हाँ कहोगे, अगर नहीं देखा है तो आप नहीं कहोगे, इनका आंसर केवल हाँ या ना में ही दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जब हम इन वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद करेंगे तो अंग्रेजी अनुवाद करते समय क्या की अंग्रेजी के लिए स्टार्टिंग में वोट का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या की अंग्रेजी के लिए हम सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये रूल फॉलो करेंगे, ऑब्जेक्ट है तो ये रूल फॉलो करेंगे, और ऑब्जेक्ट के साथ में कॉम्प्लीमेंट भी है तो ये रूल फॉलो करेंगे। ठीक है, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट ये हैज या हैव आ जाए सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर वाक्य में नहीं दिया हुआ है इनके, जैसे क्या तुमने उसे धन नहीं दिया है, क्या तुमने उसे नहीं पीटा है, तो अगर ऐसी कंडीशन में आ जाए यानी नहीं भी शब्द आया हुआ है नहीं, तो सब्जेक्ट के बाद में नोट लिखेंगे, इसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, तो ये रूल आपको फॉलो करने हैं। अब वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा, वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद का नियम ये आपको हो गया। अब वाक्य बना लेते हैं। सबसे पहला वाक्य, क्या तुमने पीटा है, क्या तुमने, ये तुमने एक ही वर्ड है, तुम और ने नहीं, तुमने, क्या तुमने पीटा है। तो यहाँ पे ये नहीं पता क्या पीटा है या किसे पीटा है, ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं हुआ है, तो यहाँ तुमने की अंग्रेजी तो यू होती है, तो क्या और है इनके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, हैव, फिर यू, पीटने की थर्ड फॉर्म आ जाएगी बीटन, हैव यू बीटन, क्या तुमने पीटा है, ये अंग्रेजी हो जाएगी। अब दूसरा वाक्य है, क्या उन्होंने नहीं खाया, क्या उन्होंने नहीं खाया, अब ये नहीं पता क्या खाया या क्या नहीं खाया, तो ये, लेकिन क्या उन्होंने नहीं खाया ये कहा है, तो इसलिए क्या की अंग्रेजी, क्या और है की अंग्रेजी की स्टार्टिंग में क्या आ जाएगी, हैव आ जाएगी, फिर उन्होंने की अंग्रेजी आ जाएगी दे, फिर नहीं की अंग्रेजी आ जाएगी नॉट, फिर खाया है यानी खाने की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ईटन, और बाद में क्वेश्चन मार्क। ये ध्यान रखना है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर आना है। ठीक है, नेक्स्ट है
क्या इस औरत ने किताब लिखी है? इस औरत ने, और इस औरत ये एक क्वेश्चन में है, तो स्टार्टिंग में क्या और है के लिए क्या आ जाएगी? हैज, फिर दिस वुमेन, फिर रिटन ए बुक, रिटन ए बुक। नेक्स्ट है, क्या वह मेला देखने नहीं गया है? अब यहाँ पे एक तो देखना और एक जाना, दो वर्ब होगी, लेकिन यहाँ क्या है, एक तो यहाँ मेन वर्ब है यानी मुख्य काम तो है जाने का, लेकिन एक यहाँ उद्देश्यात्मक वर्ब है, ठीक है, एम्ड, जो उद्देश्य से लिया हुआ है, यानी जाने का, क्या जाने का? देखने का। अब यहाँ जाने का जो काम है मेला देखने का है, मेला तो यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन मेला देखना, यहाँ देखने के लिए ये दो वर्ब आ जाएगी, तो यहाँ देखना, एक तो क्या होगा आपको ध्यान रखना है भाई, एक तो मेन वर्ब होगी गया, एक है देखना, ये दो वर्ब हो गई, लेकिन यहाँ गया तो हमारी मेन वर्ब का काम करेगी और ये हमारा उद्देश्यात्मक वर्ब का काम करेगी। तो यहाँ वह की अंग्रेजी ही, अगर कहते हैं यहाँ पे गई है तो सी होता, तो यहाँ क्या के लिए स्टार्टिंग में क्या हो जाएगा? हैज, फिर वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? ही, फिर नहीं की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? नॉट, फिर जाने की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? गॉन, फिर क्या देखने? टू सी, क्या देखने? द फेयर, और बाद में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, क्या अध्यापक महोदय जी इंग्लिश पढ़ाने नहीं आए हैं? अध्यापक महोदय जी सिंगुलर है, आए हैं, तो यहाँ पे सम्मान के लिए कहा है, तो स्टार्टिंग में क्या आ जाएगा? हैज, फिर द टीचर नॉट कम टू टीच, और उसके बाद में आ जाएगा इंग्लिश, तो ये इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप के जो वाक्य है वे है WH टाइप के। कौन से हैं? WH टाइप के। अब WH टाइप क्यों हैं? जितनी भी जो फैमिली है यानी WH से बनते हैं मोस्टली स्टार्टिंग में, जैसे WH 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 WH, इनमें भी WH है, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, विच, whom, हाउ मैनी, हाउ मच आदि जितने भी ये हैं ये सभी WH फैमिली के हैं, ठीक है, और ये वाक्य के बीच में आते हैं, जैसे तुमने उसे क्यों पीटा है, क्यों बीच में आ गया, तुम्हें किसने पढ़ाया है, तुम्हें कौन पढ़ा चुका है, तुम कब घर गए हो, तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारे ये टाइप से जो वाक्य हैं ये WH टाइप के हैं, जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितना, कितनी, कितने, कौन सा, कौन सी, कौन से आए, ठीक है। अब इनका अंग्रेजी अनुवाद का नियम है क्या? सबसे पहले तो जो भी सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड दिया होगा, ठीक है, सबसे पहले उसकी अंग्रेजी आएगी, यानी QW, ये, फिर सब्जेक्ट के अनुसार, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर कंप्लीमेंट। आपको ये ध्यान रखना है, अगर नोट है तो सब्जेक्ट के बाद में नोट आएगा। तो आइए वाक्य देख लेते हैं। इसमें दिया है वाक्य ये है, ये आदमी यहाँ पर क्यों खड़े हैं। अब इसका ट्रांसलेशन करना है। सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? वाई, फिर इसके बाद में हैव आएगा, क्यों? क्योंकि ये आदमी प्लूरल है, वाई हैव, ये की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? दीज मैन, वाई हैव दीज मैन। फिर खड़े हैं, खड़े होने की थर्ड फॉर्म क्या हो जाए? स्टूड, फिर यहाँ पर क्या हो जाए? हियर ऑन, और बाद में क्वेश्चन मार्क। ऐसे अंग्रेजी अनुवाद इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है, आपके भाइयों ने कितनी लाठियाँ खरीदी हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा? कितनी की अंग्रेजी देखिए, हाँ, कितना, कितनी, कितने, इनके लिए क्वेश्चन में दो आते हैं, एक तो हाउ मच, HOW हाउ, और MUCH हाउ मच, और एक आता है हाउ मैनी। दोनों में अंतर क्या है? जब मात्रा का बोध हो तब तो आता है हाउ मच, जैसे जिन्हें हम गिन नहीं सकते, केवल तोल के पता लगा सकते हैं, तो वहाँ तो हाउ मच, लेकिन जब गिन सकते हैं तब वहाँ हाउ मैनी का प्रयोग करते हैं, कितना, कितनी, कितने के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो कितनी लाठियाँ, लाठियाँ तो गिन सकते हैं, तोलने की तो बात नहीं होगी, तो यहाँ क्या होगा? हाउ मैनी स्टिक्स, कितनी लाठियाँ या कितनी छड़ियाँ। हैव योर ब्रदर्स, आपके भाई, आगे खरीदने की थर्ड फॉर्म आ जाएगी बाउट। हाउ मैनी स्टिक्स हैव योर ब्रदर बाउट, ये इसकी अंग्रेजी हो जाएगी। नेक्स्ट है, उन्होंने बाजार से क्या नहीं खरीदा है। उन्होंने बाजार से क्या नहीं खरीदा है, तो क्या की अंग्रेजी स्टार्टिंग में आ जाएगी व्हाट, फिर हैव आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि उन्होंने आ गया प्लूरल है तो दे आ जाएगा, व्हाट हैव दे, फिर नहीं की अंग्रेजी क्या आ जाएगी? नॉट, फिर खरीदने की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी? बाउट, फिर यहाँ कहा बाजार से। अब बाजार से थोड़े, बाजार में बैठे हुए जो व्यक्ति हैं
जो दुकान चला रहा है उसी से तो हम खरीद रहे हैं ना। तो यहाँ से इन द मार्केट कहेंगे, क्या कहेंगे, इन द मार्केट, क्या कहेंगे, इन द मार्केट। ये इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा। अगर यहाँ कहा जाए फिर है, तुम बीमार क्यों रहे हो। इस टाइप की वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाता है, लेकिन इनके साथ में हैव या हैज़ के साथ में बीन का प्रयोग करता है। ठीक है, ये अलग से रूल्स हैं इनके। वाई हैव यू बीन इल, तुम बीमार क्यों रहे हो। तो ये इस टाइप से ट्रांसलेट करते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आप चाहते हैं कि हम इस टाइम से संबंधित और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंटेंस लेकर आए, ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी वाक्य लेकर आए, उनका अंग्रेजी में अनुवाद करें, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम जरूर लेकर आएंगे। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।